नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश कर रहे हैं। इस बजट में भावी दिल्ली की तस्वीर देखने को मिलेगी। मनीष सिसोदिया के पास ही दिल्ली के वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, लिहाजा वो बजट पेश कर रहे हैं। और मनीष सिसोदिया दिल्ली के बजट का लेखा जोखा रेड टैब में लेकर विधानसभा पहुंचे। क्या कुछ इस बजट में रहने वाला है, किस तरह की उम्मीद इस बजट से की जा रही है और उन उम्मीदों पर यह बजट पूरा और खरा उतर पाएगा या नहीं, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो बजट है वो पेश किया जा रहा है शॉपिंग कराने के लिए। हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मूलतः ऐसे उपभोक्ताओं के लिए होगा जो दिल्ली के चुनिंदा बाजारों में अपने परिवार के साथ में शॉपिंग एक्सपीरियंस का आनंद लेना चाहते हैं। दिल्ली के अलग अलग प्रतिष्ठित बाजारों के साथ मिलके ये जो प्लान है दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का, 4 से 6 हफ्ते का शॉपिंग फेस्टिवल होगा। और फेस्टिवल के दौरान खरीदारों को तरह तरह के आकर्षक डिस्काउंट मार्केट की तरफ से। तो जैसा कि मैंने बताया कि मनीष सिसोदिया के पास ही दिल्ली के वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, लिहाजा वो बजट जो पेश किया जा रहा है उनकी तरफ से, उसमें तमाम तरह के समन्वय बैठाने की कोशिश भी की जाएगी। नाम रोजगार बजट और टारगेट जो है 20 लाख नौकरियों का है। मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले साल आप सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था, इस बार का हमारा बजट रोजगार बजट है, यानी कि फोकस जो रहेगा वो रोजगार पर रहेगा। जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिल पाए, इसीलिए 20 लाख नौकरियों की बात कही जा रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में दिल्ली के लोगों को 20 लाख नौकरियां देने का है। टारगेट जो है 20 लाख नौकरियों का है ताकि सभी को रोजगार मिल पाए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे द्वारा पेश किया जा रहा 8वां बजट है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए 7 बजट से दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए, बिजली मिल रही है, लोगों के 0 बिजली के बिल आ रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हुआ है, सुविधा फीस लेस हुई है, अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ते। तमाम बातें मनीष सिसोदिया की तरफ से कही गई बजट पेश करते वक्त। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 75,800 करोड़ का यह बजट बताया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले 7 साल में आप सरकार ने 1,78,000 युवाओं को सरकार में पक्की नौकरी दी है, जबकि उससे पहले की जो सरकार थी 0 नौकरियां उनकी तरफ से दी गई। इस साल बजट रोजगार बजट है। इस साल का जो बजट है, उन्होंने ये भी कहा कि साल 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट 75,800 करोड़ का है। ये 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के बजट का 2.5 गुना है। और इस बजट में 6,154 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों के लिए दिए गए हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सरकार दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की घोषणा करती है। देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। छोटे छोटे स्थानीय बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी, ताकि जो छोटे छोटे स्थानीय बाजार हैं और उनमें जो ग्राहक हैं उन्हें इससे जोड़ा जा सके। दिल्ली की बात करते हुए इसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी की भी उन्होंने बात की है कि हम स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आए हैं। तो नाम है रोजगार बजट, और इससे पहले सरकार द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया था। और अभी तक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया का कहना है कि 7 बजट पेश किए जा चुके हैं, 8वां बजट आज पेश किया जा रहा है। तमाम बातें मनीष सिसोदिया की तरफ से इस बजट को लेकर कही गई है। दिल्ली का बजट जो है रोजगार बजट है और करीब 20 लाख नौकरियां युवाओं को दी जा सके, ये लक्ष्य टारगेट इस बार अचीव करने की कोशिश पूरी रहेगी दिल्ली सरकार की तरफ से।
इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए और डिटेल जानने के लिए हमारे संवाददाता तोशी का रुख कर लेते हैं। तोशी, आज दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो बजट पेश किया जा रहा है, रोजगार बजट इसे कहा जा रहा है, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था। 8वां बजट आज पेश किया जा रहा है। इस बजट को लेकर क्या ताजा जानकारी? देखो नेहा, यहाँ पर देखिए विधानसभा में रेड टैग लेके पहुंचे थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, और जिस तरीके से वो बजट पेश कर रहे हैं, उन्होंने आउटकम बजट भी बताया था। किस तरीके से हमने पिछले बजट में क्या क्या काम करा। ये 8वां बजट है जो कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पेश किया जा रहा है। ये लगभग 75,800 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने ये दावा किया है कि 20 लाख नौकरियां देंगे। इससे पहले अगर हम पिछले बजट की बात करते हैं तो लगभग 14 लाख सरकारी और प्राइवेट नौकरियां यहाँ पर दी गई, उन्होंने ऐसा बताया है। उन्होंने ये कहा पूरे बजट के दौरान कि हमने मेट्रो की सुविधाएं दी है, हमने फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है, हमने यहाँ पर किस तरीके से दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदला है। और अब जो बजट हम पेश कर रहे हैं, ये हमारा बजट रोजगार बजट होगा। पिछले बार का जो बजट हमारा था वो देशभक्ति बजट था। इस बजट में वो सरकारी नौकरियों को लेकर बात कर रहे हैं। 75,800 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा बजट है। इसमें 6,000 करोड़ का जो निकाय होगा उसके लिए काम किया जाएगा। इसमें ओवरऑल दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदला जाएगा और बेहतर किया जाएगा। ये तमाम आदि जानकारी जो है उन्होंने बजट में पेश करी है। जी ठीक है, तो जिस तरह से हम समझ पा रहे हैं इस बजट में जो मेन फोकस रहने वाला है तोशी, वो युवाओं के रोजगार को देखते हुए रहने वाला है। 20 लाख नौकरियों का जिक्र इस बजट में किया गया है। अगर हम कंपेयर करें 2014-15 के बजट से, तो ये बजट इस बार 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तोशी, बिल्कुल, उन्होंने ये अपने बजट में बताया भी है कि पिछली बार लगभग 29,000 समथिंग का ये बजट था, लेकिन इस बार 75,800 करोड़ का बजट है। पूरा 2.5 गुना ज्यादा इस बजट को बढ़ा दिया गया है। पिछली बार देखिए देशभक्ति बजट था तो उसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति चीजें भी इन्वॉल्व की गई थी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजीव चौक पे एक मंच तैयार करते हैं, देशभक्ति गाने चलाते हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को वो देशभक्ति के थ्रू अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उसी की तर्ज पर उन्होंने रोजगार बजट दिया है, क्योंकि देश में इस समय महंगाई, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब में जीत हासिल करी है, उसको देखते हुए वो दिल्ली में जिस तरीके का बजट रख रहे हैं कि रोजगार सबसे प्रायोरिटी, सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट है कि 20 यहाँ पर लाख नौकरियां देने का उन्होंने वायदा किया इस बजट के अंदर कि हम 20 लाख नौकरियां देंगे। 2014 की अगर हम बात करते, 15 की बात करते तो लगभग 14 लाख उन्होंने नौकरियां दी। इस 7 साल में वो बता रहे हैं कि लगभग 14 लाख हमने नौकरियां दी है रोजगारों को, बेरोजगार लोगों को। और लेकिन अब जो बजट पेश किया गया वो इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और उसी की तर्ज पर ये खेल रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए कि और लोकसभा चुनाव के लिए कि हम पूरे देश भर में ये रोजगार का जो मुद्दा है इसको उठाएंगे। और सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं वो, ताकि दिल्ली वालों को वो आम आदमी पार्टी की तरफ ये भरोसा दिला पाए कि हम सत्ता में काबिज है और हम लोगों के लिए यहाँ पर काम करने वाले। यानी तोशी, जिस तरह से बजट पर फोकस किया गया है और बजट में रोजगार पर फोकस किया गया है, इसका कहीं ना कहीं लक्ष्य ये भी है कि और राज्यों को साधने की कवायद जो है केजरीवाल की तरफ से शुरू कर दी गई है। क्योंकि पंजाब में तो हमने देख ही लिया कि दिल्ली मॉडल पर किस तरह से पंजाब में उन्होंने जीत हासिल की, और अब उसी तर्ज पर वो अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात कही है कि दिल्ली को आधार बनाकर, दिल्ली को एग्जाम्पल के तौर पर वो सभी के सामने पेश करना चाहते हैं, और इसीलिए इस तरह से इस पूरे समन्वय को बिठाने की कोशिश की गई है। स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया उन्होंने इस बजट में। बिल्कुल नेहा, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ये बात शेयर करी है कि कोई भी सरकार बजट में अपने पुराने बजट का आउटकम कभी शेयर नहीं करती। वो सिर्फ जुमलेबाजी वाले जो बजट है जो दिखाते हैं, बड़े बड़े पैम्फलेट हो गए और तस्वीरें दिखा देते हैं, बैनर लगा देते हैं। वो बजट जो पुरानी सरकारें रही है या जो भी विपक्षी पार्टी उन्होंने साधा है, बिना नाम दिए उन्होंने बताया कि जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है, ना ही हमारा जुमलेबाजी वाला यहाँ पर बजट होगा। उन्होंने साफ करा कि जो हमने पिछला बजट दिया था उस बजट का आउटकम क्या निकला, हमने जो पैसा पास करवाया था जनता के लिए वो हमने कहाँ लगाया, ये तमाम चीजें जो उन्होंने बताई। और आउटकम बजट जो उन्होंने पेश करा कि हमने ये खर्चे यहाँ पर करे हैं, और इसी बजट को अब वो आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं कि अब हम जो पैसा पास करवाएंगे उसका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं। जो रोजगार है वो तो सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट है। इसके अलावा वो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं कि मेट्रो को और बेहतर किया जाए, बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं उसको और बेहतर किया जाए। इस लिहाज से वो काम करने वाले हैं और इसी लिहाज से वो बजट को पेश भी करवाने वाले हैं। यानी तोशी, प्लान रेडी है
कि किस तरह से काम होना चाहिए, बस एग्जीक्यूशन उनका कहना है कि बाकी है। हमने सब तैयारी कर ली है और उसे एग्जीक्यूट करेंगे और सभी को दिखाएंगे कि किस तरह की हमारी तैयारी थी और किस तरह से उसे धरातल पर उतारा गया। देखो, जमीन पर बजट, क्योंकि हम जब देखते हैं पुरानी सरकार की बात करते हैं तो वो जुमलेबाजी वाली सरकार दिखती है। बजट से जब कोई भी सरकार बनती है तो बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं ऑफिस के बाद, हर गली मोहल्ले में, यानी कि जो बजट वो पेश करवाते हैं वो बजट एडवर्टाइजमेंट में लगा देते हैं, खुद की एडवर्टाइजमेंट में, अपनी सरकार की एडवर्टाइजमेंट में। यहीं पर उन्होंने फोकस दिया है कि हम जमीन पर उतरकर काम करेंगे, जो बजट हम लेकर आए हैं, जो पास करवाएंगे, उसके लिए हम जमीन पर उतरकर ग्राउंड पर हम काम करेंगे और लोगों तक वो पैसा, वो रोजगार, वो जो बजट पेश करवाया वो लोगों तक पहुंचे। उसके लिए यहाँ पर कवायदें शुरू हो गई है। जो प्लान है वो पूरा तैयार हो चुका है, एग्जीक्यूशन बाकी है और आज के बाद वो एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए शायद कहा गया कि हम जुमलों में नहीं फंसते, हम बातें नहीं करते, हम धरातल पर काम करेंगे। तोशी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि रोजगार तो एक फोकस्ड पॉइंट है जिस पर बातचीत की गई है और अगले आने वाले 5 सालों में रोजगार दिया जाएगा 20 लाख, ये भी बात कही गई है। और इस बजट के मेन या फिर कहीं के अहम बिंदु कौन कौन से रहे? देखिए, मेन बिंदु वो यही रहे जिन्होंने पहले अपने पुराने बजट का बताया कि इस तरीके से वो अपना 8वां बजट पेश कर रहे हैं। 7 बजट पहले भी पेश किए जा चुके हैं जिसमें उन्होंने लगभग 14 लाख लोगों को नौकरियां भी दी है। उन्होंने ये बताया कि हमने किस किस बिंदु पर काम करा। अब वो ये बता रहे हैं सबसे ज्यादा जो उनका फोकस पॉइंट था वो कहीं ना कहीं रोजगार ही था, क्योंकि अगर हम यूपी चुनाव की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो रोजगार महंगाई सबसे बड़ा बिंदु बना हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट करा है कि सबसे पहले हम जो बजट पेश करवाएंगे, हम सबसे पहले रोजगार पर काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस बजट का नाम रोजगार बजट रखा है, क्योंकि हम लोगों को रोजगार देने वाले हैं, लोगों को काम देने वाले हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके बाद उन्होंने जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, उन्होंने बताया तोशी क्या हम ये समझे कि रोजगार पर इसलिए भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि देश भर में इस वक्त, अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें, जिस तरह से वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा गूंजा है उसे बुनाने की कोशिश की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का ज्यादा वहां पर हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा, लेकिन बावजूद उसके देश भर में जिस तरह से युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में वो समस्याएं खत्म हो पाए और राज्यों के लोगों का फोकस अपनी तरफ किया जा सके, इसीलिए रोजगार पर इस बार ज्यादा फोकस किया गया है, ज्यादा जोर, ज्यादा ध्यान। देखिए, 24 में लोकसभा चुनाव है और आप पार्टी का जो पॉइंट है, जो कि फोकस पॉइंट है, वो पूरा क्लियर है। उनका विजन क्लियर है कि 2024 के चुनाव में हमको क्या क्या करना है और किसके आधार पर करना है। आप पार्टी कहती है कि हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। उसी काम की तर्ज पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, भाजपा को हराया, कांग्रेस का तो पट्टा ही साफ कर दिया। अब वो ये जो एग्जीक्यूशन पॉइंट बना रहे हैं वो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव तक लेकर जाएंगे, क्योंकि आप पार्टी का ये कहना है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, एक बड़े लेवल पर लड़ेंगे। उनका ये विजन है कि अब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टी या जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो स्टेट है उनको कवर अप करेंगे और जो दिल्ली का जो मॉडल है, जो पंजाब का मॉडल अब वो बना रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हुए, उसको आधार बनाते हुए वो अलग स्टेट में लेकर जाएंगे, ताकि 24 में आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी जीत हो पाए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से अपना विजन क्लियर कर रहे हैं और इसी विजन के आधार पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए तोशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली की विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा है और रोजगार बजट इसे कहा गया है। कई अहम बिंदु इस बजट में रहे जिस पर फोकस किया गया है। सबसे अहम मुद्दा जो रोजगार का रहा, जिस पर ध्यान केंद्रित कराने की पूरी कोशिश रही मनीष सिसोदिया की, और दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई जाएगी ये भी कहा गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आएगी। इस नई पॉलिसी के तहत नौकरी मांगने के लिए तैयार आबादी को नौकरी देने वाली आबादी में बदलना है और इसके अलावा दिल्ली में एक नया इलेक्ट्रॉनिक शहर बसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि होलसेल के लिए दिल्ली होलसेल फेस्टिवल लगाएंगे, गांधीनगर मार्केट में नया हब बनेगा, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। तो बजट के दौरान ये तमाम अहम बिंदु जो पेश किए गए हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। बढ़ते आगे। 5 राज्यों के चुनावी हार के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महासचिव की बैठक बुलाई है। राज्यों के प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में कांग्रेस के मेंबरशिप अभियान और संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा हो रही है। आगामी कार्यों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो केसी वेणुगोपाल ने इन सभी महासचिवों की बैठक बुलाई है। 5 राज्यों में हार के बाद ये बैठक
हुई है। और न सिर्फ एक बैठक बल्कि कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन का दौर जारी है। और इसे लेकर आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कोशिशें की गई थी इन 5 राज्यों में चुनावों में कांग्रेस इस बार अपनी सहभागिता दर्ज करा पाए और कहीं ना कहीं जो जनाधार खो गया है पार्टी का उसे खोजने में वो सक्षम हो पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात रहे कांग्रेस पार्टी के लिए, उसे देखने के बाद अब ये मंथन का दौर लगातार जारी है। और देश में कोरोना संक्रमण के केस अब कम होने पर केंद्र सरकार की तरफ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को एक बार फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। बताते चलें कि 27 मार्च 2022 से ये सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि कोविड के नियमों का पालन करना होगा। ये भी बताते चलें कि कोरोना संकट की वजह से पिछले 2 सालों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी थी, लेकिन कल से ये पाबंदी अब खत्म हो जाएगी। सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा बहाल करने का फैसला किया है। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 3 सीटों को खाली रखने का प्रतिबंध हटा दिया गया है। कोरोना के मामलों में कमी आने पर अब चालक दल के सदस्यों के लिए पूर्ण पीपीई किट की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई पैट डाउन तलाशी फिर से शुरू की जाएगी। हवाई अड्डे या फिर विमान में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको यह भी बता दें कि बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए 23 मार्च 2020 से भारत से अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल यात्री विमान सेवाओं के संचालन को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी और कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद सरकार अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को बहाल करने का फैसला ले चुकी है। तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1607 नए मामले अभी तक सामने आए हैं और 4100 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद से देश में कुल 5,20,855 मौतें दर्ज की गई। ये भी बता दें कि 4100 मौतों में महाराष्ट्र और केरल की बैकलॉग मामले जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र में 4005 जबकि केरल में 79 बैकलॉग मौतें हुई हैं। ये भी बता दें कि 2349 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से कुल रिकवर होने वालों की जो संख्या है वो 4,24,80,436 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 16,741 हो गई है। 1,660 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना से कुल संक्रमित केसेस 4,30,18,032 हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो देश में करीब तो वैक्सीनेशन देश भर में लगातार हो रहा है और पिछले 24 घंटों में करीब 1,660 नए मामले आए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस तरह से हम कई समय से कोरोना की मार झेल रहे हैं, देश कोरोना का दंश झेल रहा है और ऐसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन अब हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं, हम संभलने लगे हैं और इस सभी का नतीजा ये है कि अब कोरोना के बढ़ते मामले देश में लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप एहतियात जरूर बरतें। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की फायरिंग की जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मौके पर पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पकड़े गए बदमाश के संबंध में पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि बदमाश पर दर्जनों लूट के मुकदमे चल रहे हैं। साथ ही बदमाश के पास एक मोटरसाइकिल, कई फोन और अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद किया है।
और दिल्ली के रोहिणी इलाके में महिलाओं को निशाना बनाकर चेन खींचने की वारदात सामने आई है। वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात चेन स्नैचर को मंगोलपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान हो चुकी है। चेन स्नैचिंग जिसने की है उसका नाम सोनू बताया जा रहा है, जो कृष्ण विहार का रहने वाला है। आरोपी एक कत्ल के मामले में भी फरार चल रहा था और हाल ही में उसने मंगोलपुरी इलाके में लूट के इरादे से एक युवक को चाकू मार दिया था, जिसके बाद से आरोपी हनी उर्फ सोनू फरार चल रहा था। मंगोलपुरी एसीपी वीरेंद्र कादियान, एसएचओ मनोज वर्मा के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को रोहिणी इलाके से दबोच लिया है। आरोपी सोनू के कब्जे से एक बटनदार चाकू और चोरी की स्कूटी बरामद की गई। आरोपी चेन स्नैचिंग और गाड़ियों की चोरी जैसे 19 आपराधिक मामलों में पहले से ही शामिल रहा है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। कांग्रेस के दो नेताओं ने इस मुलाकात की पुष्टि भी की है। हालांकि इस बैठक पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि राहुल और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के अभियान पर काम करने के लिए हुई है। ये भी बता दें कि पिछले साल सितंबर में कांग्रेस नेतृत्व और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान को संभालने के लिए प्रशांत किशोर के एक पूर्व सहयोगी सुनील कानगोलू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जबकि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने लगे। कानगोल ने पिछले महीने पार्टी के साथ काम करना शुरू किया था और किशोर की कांग्रेस के साथ काम करने की संभावनाएं धूमिल होती दिखाई दी थी। दोनों ने 2014 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस संगठन के हिस्से के रूप में नरेंद्र मोदी के अभियान पर एक साथ काम किया था। किशोर उसके बाद अपने रास्ते पर चले गए, जबकि कानूगोलू भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेतृत्व को अब जिस सवाल पर काम करना है वो ये है कि क्या कानूगोलू और किशोर दोनों साथ काम कर सकते हैं, या ये बहुत सारे चुनावी रणनीतिकारों का अपने अपने उद्देश्य से काम करने का मामला होगा। और देश में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों ने फिर आप लोगों की कह सकते हैं कि चिंता बढ़ा दी है, आम इंसान की चिंता बढ़ा दी है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 87 पैसे हो गई है। कल भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव देखा गया था, जिसके बाद पिछले 5 दिनों के अंदर चौथी बार ईंधन महंगा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 29 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 49 पैसे हो गई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे और डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में तंग आपूर्ति के डर से लगभग 35 से 40% की वृद्धि हुई है। ये भी बता दें कि नवंबर की शुरुआत से मंगलवार तक ईंधन की कीमतें स्थिर रही। उस दौरान केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स आए दिन सुर्खियां बटोर रही हैं। लोग इसके समर्थन में भी अब बोलने लगे हैं और इसकी आलोचना भी खूब कर रहे हैं। इस बीच मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म पर टिप्पणी की। देखिए, हम सबको देश की कहानियां कहनी है, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनसुनी, अनकही। जैसे विवेक जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। ये फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झंझोर कर दिया है। वो और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।